जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और आज बात करने वाले हैं हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के ऊपर। जी हाँ, इससे पहले प्रकाश के परावर्तन के ऊपर बातचीत हो गया है। जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था लघु उत्तरीय, बार बार जो रिपीट प्रश्न था उसको हमने करा रखा है। आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके आप उसे भी जरूर देख लें। तो आज हम लोगों का प्रकाश का अपवर्तन जो होना है, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न लेंगे। इसके बाद हम लोगों का चलेगा क्या, ऑब्जेक्टिव प्रश्न चलेगा। उसके बाद तब हम लोग सब्जेक्टिव पर बात करेंगे, जो कि हम लोगों का दीर्घ उत्तरीय आएगा। हालांकि ये क्लास भी सब्जेक्टिव का ही है, जो 2 अंक वाले प्रश्न आते हैं और पूछे गए हैं। तो चलिए फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। उसके बाद फिर आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव और जो है कि सब्जेक्टिव को भी देखने वाले हैं, बड़े स्तर वाला। आज का सबसे पहला जो प्रश्न है, अपवर्तन के नियमों को लिखें। तो भैया प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अपवर्तन कहते किसको है, जरा सा इस पर बात कर लें कि जब भी कोई प्रकाश की किरणें जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने जो है पथ से विचलित हो जाती है। और विचलन के इसी घटना को हम लोग, या मुड़ने की इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे आपने अपने जीवन में देख रखा होगा कि कभी आधा छड़ी जो है ऊपर रहेगा और आधा छड़ी पानी में डूबा रहेगा, तो छड़ी सीधा रहेगा लेकिन आपको टेढ़ा प्रतीत होगा। बाल्टी में रखा हुआ जो है कि सिक्का, अब बाल्टी से पूरा पानी भर दीजिए तो लगेगा कि सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ है। या तो तारा जो है कि आसमान से जो दिखता है हम लोगों को आसमान में, वो तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। इसका भी कारण है प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन का मतलब होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश जो है कुछ कोण से वो मुड़ जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, और विचलन की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके लिए कई नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये परावर्तन के नियम पर कुछ सिस्टम है, आप इसको समझेंगे। यहाँ पर कहता है प्रकाश किरण के आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अर्थात आप कह सकते हैं म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा। ये आपका अनुपात होता है। और दूसरे नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। दूसरे नियम को किसका नियम कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। पहला नियम कहता है जो आपतित किरण है और लौट करके जाने वाली जो अपवर्तित किरण है, उन दोनों का जो मान होना चाहिए और अभिलंब पर जो खींचा गया जो है कि लंब जो होगा, ये मतलब एक ही बिंदु पर होगा तीनों का तीनों, ऐसा पहला नियम का कहना है। यानी जो आएगा प्रकाश, जो अपवर्तित होगा प्रकाश, और लंब जो खींचेंगे तीनों एक ही बिंदु पर होगा। और आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसको हम लोग कहेंगे म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पे पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इस कथन का क्या अर्थ है। तो भैया पानी का अपवर्तनांक जो है 1.33 है, इस कथन का अर्थ यह है कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा पानी में प्रकाश की चाल का अनुपात जो है वो 1.33 होता है। यही इसका अर्थ है और कोई अर्थ नहीं है। अगला कहता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से छोटा होता है या बड़ा होता है। तो हम लोग कहेंगे बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जब ऐसे कंडीशन होंगे, सघन माध्यम से विरल में जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, विरल से सघन में आएगा तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि जब आपतन कोण 0 डिग्री हो तब अपवर्तन कोण कितना होगा। एक बात याद रखेंगे कि जितना आपतन कोण होता है उतना ही अपवर्तन कोण होता है। इसका मतलब आपतन कोण अगर 0 है तो अपवर्तन कोण भी आपका 0 ही होगा। अगला क्वेश्चन है हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। यानी हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का अभिप्राय यह है कि प्रकाश
हीरे में निर्वात की अपेक्षा 2.42 गुनी धीमी चाल से चलता है। वायु में इसका क्रांति कोण बहुत कम होता है, जिसके कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, जो इसकी चमक का कारण है। यानी इसमें दो प्रश्नों का आपको उत्तर मिल गया कि आखिरकार इतना है, इसका क्या अभिप्राय है। तो हम लोग कह सकते हैं इसका अभिप्राय यह है कि प्रकाश हीरे में निर्वात की अपेक्षा इतना गुनी धीमी चलती है, लेकिन कहता है कुछ इस प्रकार से वायु में इसका क्रांति कोण बहुत कम होता है, जिसके कारण से हीरे का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और हीरा क्या होता है, चमकने लगता है। तो हीरा चमकने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इस बात को भी हम लोग जान लेंगे। चलिए आगे समझते हैं। अगला कहता है, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न हम लोगों के सामने में है। कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो भैया दो नियम होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के। स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम यह कहता है आपतित किरण जो कि आपतन कोण का यहाँ पर जया बनेगा, तो दिए गए वर्ण किरण आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसको हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। म्यू बराबर साइन आई बटे क्या होगा, साइन आर होगा। पीछे भी हम बात किए थे इस पर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि क्रांति कोण किसे कहते हैं, लिखें एवं चित्र द्वारा इसे प्रदर्शित करें। सघन माध्यम में उस विशेष आपतन कोण को जिसके लिए विरल माध्यम में संगत अपवर्तन कोण यानी 90 डिग्री होता है, क्रांति कोण कहलाता है। क्रांति कोण का इस तरीके से कुछ चित्र बना देना है आपको। इधर से आपका हो जाएगा ये, और यहाँ पर आपका 90 डिग्री बनेगा, और ये आपका जो है कि कौन सा माध्यम हो जाएगा, कहता है सघन माध्यम से। ठीक है, इसको सघन आप मान लीजिए, और ऊपर वाला जो है आपका विरल माध्यम है। चित्र को इस तरीके से बना देना है। यहाँ पर आपको सी डालना है, चूंकि क्रांति कोण का क्रिटिकल एंगल होता है इसलिए उसको किससे निरूपित करते हैं, सी से निरूपित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों के सामने में। कहता है अगला प्रश्न, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ पर इनको निरूपित किया जाता है n से, और n का कोई भी मात्रक यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक यहाँ पर आपको नहीं लिखना है। तो n बराबर सूत्र है c/v होना चाहिए। चूंकि ये आपको लेना है v किसमें, तो हम लोग कह सकते हैं प्रकाश की चाल, लेकिन किस में लेना है आपको प्रकाश की चाल, तो किसी भी माध्यम में। लेकिन ये c क्या है, आपका c है निर्वात में प्रकाश की चाल लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने में है। कहता है कि हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने का क्या कारण है। तो हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात की चाल का 1/2.42 गुनी है। इसका क्रांति कोण जो है सी होता है, अर्थात साइन सी बराबर 1/2.42 से प्राप्त होगा, जो छोटा है। अतः इसकी सतह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अपवर्तन संबंधी स्नेल के नियम लिखें, यह कब लागू नहीं होता है, यह भी आपको बताना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अपवर्तन कोण के दौरान आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। यह दिए गए वर्ण एवं माध्यम के लिए अचर होता है, यानी कि अचर बराबर या म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर होगा। स्नेल का नियम उस स्थिति में लागू नहीं होता है जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा हो। यानी स्नेल का नियम आप तब नहीं लगा सकते हैं जब आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा हो। अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो रहा है तब ये लागू होगा। अचर बराबर यानी म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा। आपने पढ़ रखा है, कहीं ना कहीं से क्लास कर रखा है, तो आपके लिए ये वीडियो जो है कि रामबाण होने वाला है, क्योंकि आपका ये रिवीजन के टाइप से क्लास हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है
कि दिए गए उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच एक वृत्ताकार पट्टिका की सतहों को छुए बिना पहचान कैसे करेंगे। देखिए सीधा सा बात है कि अगर 3 टुकड़ा आपको दिया जाए और तीनों टुकड़ा में आपको पहचान करना, तो एक वस्तु को लेकर के आपको जाना होगा उन तीनों टुकड़ों के सामने में। अगर आप टुकड़ों के सामने में ले जाते हैं तो लेंस की पहचान करने के लिए हम इन्हें बारी बारी से अपने हाथ से पकड़कर किसी पुस्तक के छपे पृष्ठ के निकट लाते हैं और इससे छपे अक्षरों को देखते हैं। यदि पुस्तक के छपे अक्षर अपने वास्तविक साइज से छोटे दिखाई पड़ते हैं तो अवतल लेंस है, अगर बड़े दिखाई देते हैं तो फिर हम लोग कहेंगे उत्तल लेंस है। बड़े अगर दिखाई देते हैं, यहाँ पर है, यदि पुस्तक के छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से बड़े दिखाई देते हैं तो उसको क्या समझेंगे, उत्तल समझेंगे। और अगर समान दिखाई देता है तो हम उसको कांच का वृत्ताकार पट्टिका समझेंगे और कुछ नहीं है। अगर किसी वस्तु को लेके जाएं या पुस्तक को लेके जाएं टुकड़े के सामने में, अगर प्रतिबिंब छोटा बन रहा है तो उत्तल है, बड़ा बन रहा है तो छोटा बन रहा है तो अवतल है, बड़ा बन रहा है तो उत्तल है, और समान साइज का बन रहा है तो कांच का वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, टुकड़ा है। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने में कहता है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तल लेंस दोनों सतहें बाहर की ओर उभरी होती है। सीधा सीधा आपको हम बता दें कि उत्तल लेंस का जो होता है फोकस धनात्मक होता है, अवतल का ऋणात्मक होता है। उत्तल लेंस जो है वो किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, जबकि अवतल जो है किनारे के अपेक्षा बीच में पतला होता है। अगर बात रहा चित्र का, तो चित्र भी आप लोग इसको बना सकते हैं। जैसे उत्तल का बनाएंगे तो इस टाइप से, और अगर अवतल का बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से बनाएंगे। तो ये जो है कि आपको बीच में पतला दिखाई देता है और ये वाला बीच में आपको मोटा दिखाई देता है। ये कुल मिलाकर के अंतर है। कहता है कि तथा यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, जबकि अवतल लेंस दोनों सतहें भीतर की ओर वक्रित होती है तथा यह किनारों की अपेक्षा बीच में पतला भी होता है। उत्तल लेंस अपने ऊपर अपसरित प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है, जबकि यहाँ पर हम लोग कहेंगे अवतल लेंस अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को अपसरित करता है। वो अभिसरित करता है, ये अपसरित करता है। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, यानी उत्तल लेंस में दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बन सकता है, लेकिन अवतल लेंस में केवल और केवल आपका आभासी प्रतिबिंब बन रहा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हम लोगों का 11 नंबर प्रश्न है। कहता है एक उत्तल लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है, किसी लेंस की क्षमता का सीजीएस मात्रक क्या होगा। तो भैया +2 डायोप्टर है, इसका मतलब ये लेंस आपका कैसा है, उत्तल है। प्लस में है तो उत्तल है। और सीजीएस की अगर बात करें तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक हो जाएगा प्रति सेंटीमीटर हो जाएगा इसका मात्रक। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि किसी लेंस की फोकस दूरी, किसी लेंस की कौन सी दूरी, फोकस दूरी और उसकी क्षमता P में क्या संबंध है। तो भैया P बराबर सूत्र होता है 1/f, लेकिन ये किस में, मीटर में। अब P बराबर 100/f होता है, लेकिन ये किस में आपका, सेंटीमीटर में। किस में होता है, सेंटीमीटर में। तो यहाँ P बराबर 1/f है। लेंस से किसी वस्तु की दूरी, यहाँ पर दूरी मिस्टेक टाइपिंग हो गया है, प्रतिबिंब की दूरी, लेंस की फोकस दूरी f हो तो इन तीनों में क्या संबंध है, u, v तथा f में क्या संबंध है। तो इसका हो जाएगा 1/f बराबर 1/v, अब माइनस का 1/u, ये डैश दिया गया था। 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u, जिसे लेंस सूत्र भी कहते हैं। कौन सा सूत्र, लेंस सूत्र भी कहते हैं। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है लेंस की क्षमता का सूत्र लेंस की क्षमता का सूत्र लिखें, 2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है 1/फोकस, और अगर इसका 2 मीटर फोकसांतर है तो इसका 1/2 करेंगे, 0.5 डायोप्टर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोकस का क्षमता का सूत्र 1/फोकस हो गया, यानी 1/फोकस दूरी, और इसका 2 अगर मीटर फोकस है तो इसका क्षमता हो जाएगा 0.5 डायोप्टर।
चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों के सामने में है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है। ये किस प्रकार का लेंस है? देखिए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है जिसको डी से लिखा जाता है, या तो प्रति मीटर है, एम्पर पावर -1 से भी लिखा जाता है। और कहता है अगर इसका माइनस में है तो कौन सा है? अवतल है। प्लस में रहता तो उत्तल, अब माइनस में रहेगा तो अवतल होगा। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, ध्यान से देखिएगा, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में सचित्र अंतर स्पष्ट करें। तो सिर्फ चित्र बना देना है, जो सारा चीज आपको बताए थे वो सारा चीज आपको लिख देना है। जैसे ऊपर में पहले आपको दोनों का चित्र बनाना है, उत्तल का और अवतल का, फिर उसके नीचे में लिखना है कि उत्तल जो है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, अवतल किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। अगर बात करें उत्तल से, तो उत्तल से किसी भी वस्तु का आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल में सिर्फ और सिर्फ एक के कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनता है। और भी अगर बात करेंगे, उत्तल का फोकस दूरी धनात्मक होता है, जबकि अवतल का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। चित्र बना के ये सारा चीज आपको लिख देना है और आपका अंतर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अंतर लिखने का तरीका है, दोनों साइड में करके लिखेंगे, एक साथ नहीं लिखिएगा एग्जाम में आप लोग। उत्तल लेंस की किन्हीं दो उपयोगों को बताएं। उत्तल लेंस के भैया दो उपयोग हैं, नेत्र की दूरदृष्टि को दोष को दूर करने में, और साथ ही साथ छपाई के छोटे अक्षरों को पढ़ने में। यानी उत्तल लेंस के दो उपयोग निम्नलिखित हैं। हम लोग कह सकते हैं पहला उपयोग इसका ये है कि अगर आप उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे तो दूरदृष्टि दोष दूर हो जाएगा। अब ये दूरदृष्टि दोष क्या है? तो मानव नेत्र का वह दोष जिसमें दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन निकट रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, उसे हम लोग कहते हैं दूरदृष्टि दोष। तो उसको सुधारने में और छपाई के छोटे अक्षरों को बड़ा करके पढ़ने में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अवतल लेंस के किन्हीं दो उपयोग बताइए। तो अवतल लेंस के उपयोग हैं कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने में और प्रकाशिक यंत्रों में अवतल तथा उत्तल लेंसों का संयोग काम में लाया जाता है। यानी कहने का मतलब निकट दृष्टि दोष को दूर करने में आप प्रयोग कर सकते हैं किसका? अवतल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। और किसी भी प्रकाशिक यंत्रों को बनाने में आप अवतल और उत्तल दोनों को मिला करके मिश्रित करके उसका प्रयोग करेंगे, आपका प्रकाशिक यंत्र बहुत अच्छे से काम करेगा। चलिए अब बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम लोगों का इसमें ए बी करके दिया गया है। कहता है किसी उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को कहां रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो लेंस के सामने उसके फोकस पर अगर रख दीजिएगा तो फिर आपका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर बनना शुरू हो जाएगा। कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। कितनी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता -0.25 डायोप्टर होगी? तो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है 1/f, 1 बटे करेंगे माइनस में आपका, तो माइनस में आपका आंसर आना चाहिए, लेकिन माइनस में आप नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 4 मीटर होना चाहिए। कितना मीटर? 4 मीटर होना चाहिए। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। कहता है एक लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है, यह उत्तल लेंस है या अवतल? तो भैया सीधा सीधा बात है, माइनस में है तो अवतल है, माइनस में है तो क्या है? अवतल है। प्लस में रहता तो उत्तल होता। कौन से लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? तो हम लोग कहेंगे उत्तल लेंस में। कौन से लेंस में? उत्तल लेंस में। यहाँ पर कहता है उत्तल लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, और जबकि अवतल में केवल और केवल एक ही प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। चलिए आगे तो हम लोगों का सवाल नहीं है। आज आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार बरसाते रहिए। इसी तरीके से हम भी आपके सामने हम क्लास डेली का डेली लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, और क्लास जो अगला वाला होगा वो हम लोगों का होगा प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन दोनों को मिला करके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों के सामने में लेकर के आएंगे, और पूरे का पूरे जितना भी साल में पूछा गया है वो सारे प्रश्नों को आपके
आपके सामने में ही हल करके दिखाने वाले हैं। और आप लोग जो है क्वेश्चन बैंक अब तक में अगर नहीं लिए हैं तो क्वेश्चन बैंक जरूर ले लीजिएगा, किसी न किसी प्रकाशन का लेकर के, और जो है सेठ बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब एग्जाम ज़्यादा दिनों तक बचा नहीं है, इसीलिए तैयारी पूर्णतः करने के लिए ये आपको काम करने होंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, तैयारी मस्त रखिए।